आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत ने तीसरी मंजिल पर पहुंचकर कमरे का दरवाजा हल्का खोला ही था कि एक जर्मन शेपर्ड डॉग तेजी से उस पर झपटा। अचानक कुत्ते को सामने देखकर गीत डर गई और एकदम से जमीन पर गिर पड़ी। कुत्ता अंदर ही जंजीर से बंधा हुआ था, इसीलिए वह गीत तक नहीं पहुंच पाया। वह जोर जोर से भौंकने लगा। वह जैसे ही गीत पर झपटा, उसे देखकर गीत का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। उसने मन ही मन सोचा कि इससे पहले कि वहाँ कोई पहुँचे, उसे वहाँ से निकल जाना चाहिए। वह तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगी कि तभी उसके सामने डॉली आ गई। गीत को देखते ही वो हैरान होकर बोली, दीदी आप यहाँ क्या कर रही हैं? गीत को एकाएक कोई उत्तर समझ नहीं आ रहा था। वह घबराती हुई बोली, मैं वो वॉशरूम ढूंढ रही थी। डॉली उसकी चेहरे की तरफ देखती हुई बोली, लेकिन वॉशरूम तो दादू के रूम के बाजू में ही है दीदी। गीत उससे नजरें चुराती हुई बोली, अच्छा वही है, मैंने ध्यान नहीं दिया, थैंक यू। इतना कहकर वह तेजी से नीचे उतर गई, लेकिन उसके लिए अब ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर उस रूम में कौन था। वह खुद में सोचने लगी, अजीब बात है, कुत्ते की आवाज सुनकर डॉली नीचे से ऊपर आ गई, लेकिन उस रूम में मौजूद आदमी बाहर क्यों नहीं आया? कहीं सच में वहाँ योगेंद्र ही तो नहीं था? जैसा कि मासी ने कहा था कि वो पागल है, इसीलिए शायद कुत्ते को वहाँ उसकी रक्षा के लिए वहाँ रखा गया हो। वह ऐसा सोच ही रही थी कि दादू की आवाज उसके कानों में पड़ी, गीत कहाँ हो बेटा? आई दादू। वो तुरंत दादू के पास गई और उनके पास बैठकर उन्हें प्यार से दलिया खिलाने लगी। दिन भी जल्दी ही बीता। शाम के करीब 4 बज चुके थे और गीत घर जाने के लिए दादू से विदा लेकर नीचे उतरी। उसने बाहर जाने के लिए घर का दरवाजा खोला ही था कि एकदम अपने सामने किसी को खड़ा देखकर पल भर के लिए उसका कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन अहम को पहचानने के बाद उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन वह डर गई थी, इसीलिए गुस्सा होते हुए वह थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, सुबह का बदला ले रहे हो क्या तुम मुझसे? अहम पहले से ही गुस्से में था, इसीलिए गीत की ऊंची आवाज को वो सहन नहीं कर पाया। वह जोर से चिल्ला उठा, हट जाओ मेरे रास्ते से। उसका गुस्सा देख गीत सहम उठी और हड़बड़ाहट में 2 कदम अंदर की तरफ चली गई। अहम ने तेजी से घर में एंटर किया। उसके साथ लीना ने भी घर में एंटर किया। वह गीत को देखती हुई थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, यहाँ खड़ी होकर देख क्या रही हो? जाओ साहब के लिए पानी लाओ। गीत की वेशभूषा देखकर लीना को लगा कि वह उस घर की नौकरानी है, लेकिन गीत को ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। वह लीना की तरफ देखकर अहम को सुनाते हुए ऊंची आवाज में बोली, मैं नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारे साहब की, उनसे कहो अपना काम खुद ही करें। लीना आश्चर्य में उसे देखने लगी। उसे लगा कि एक नौकरानी उससे और अपने साहब से इस तरीके से कैसे बात कर सकती है, लेकिन गीत शांत नहीं हुई। उसे दादू की कही हुई वो बात याद आ गई कि अहम को लड़कियों से नफरत है। वह बस जानना चाहती थी कि उसे लड़कियों से आखिर नफरत क्यों है। इसीलिए वो अहम को सुनाते हुए बोली, और कह दो अपने साहब से कि अगर लड़कियों से इतनी ही नफरत है तो अपने आसपास लड़कियों की फौज क्यों बना रखी है, और अगर लड़कियों पर ही फ्रस्ट्रेशन निकालने का शौक है तो भाड़े पर रख ले कुछ लड़कियों को, और जब भड़ास निकालने का मन हो तो उनके ऊपर ही निकाल दे। गीत ने अपना काम कर दिया था। वह जानती थी कि नफरत वाली बात कहीं न कहीं उसके दिल को टच करेगी, और हुआ भी वही। वह गीत पर अपना गुस्सा नहीं निकाल सकता था क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं थी। इसीलिए उसने लीना की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, तुम्हें किसने घर के अंदर आने को कहा? ये तुम्हारे बॉस का घर है, तुम्हारा नहीं, निकलो यहाँ से। लीना सर झुकाते हुए बोली, सॉरी सर। अहम अपने कमरे की तरफ चला गया, लेकिन जिस प्रकार उसने लीना को गीत के सामने डांटा था, उसे बेइज्जती महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि जैसे गीत के कारण ही उसे डांट पड़ी। अगर गीत ने अहम को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो अहम उसे नहीं डांटता। वह गीत को गुस्से में घूरते हुए घर से बाहर निकली और खुद में बड़बड़ाई, मैं तो इस लड़की को नहीं छोड़ने वाली। एक नौकरानी की इतनी औकात कि वो मेरी बात अनसुनी करे। लीना से पंगा लेकर तुमने अच्छा नहीं किया लड़की। अब तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ कितना बुरा होगा। मुझे डांट पड़वाने की कीमत तुम्हें चुकानी ही होगी। गीत उसके सामने से मुस्कुराती हुई निकल गई।
वह उसे गुस्से में घूरती रही। गीत जैसे ही उसकी नजरों से ओझल हुई, उसने उसका पीछा करना शुरू किया। दूसरी तरफ अहम अभी घर पहुंचा ही था कि कुछ ही देर में ध्रुव वहां भी आ पहुंचा। वह सीधा अहम के कमरे में गया, लेकिन अहम वहां नहीं था। उसने तुरंत ही नौकरानी से पूछा, अहम कहाँ है? साहब तो लिविंग रूम में है भैया। ये लड़का भी ना जहाँ होना चाहिए वहाँ कभी नहीं होता। वो तुरंत लिविंग रूम में गया तो देखा कि अहम एक सोफे पर टांग पसारे फॉर्मल ड्रेस में लेटा हुआ था। ध्रुव उसके पास दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोला, अहम यार क्या कर रहा है? हुआ क्या आज मीटिंग में? कुछ बताएगा? लीना बोली कि तू गुस्से में मिनिस्टर के कमरे से बाहर निकल गया। अहम ऊंची आवाज में बोला, ध्रुव चला जाए यहाँ से, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, तुम्हें बताना ही होगा। ध्रुव मजाक नहीं, प्लीज मुझे कुछ देर अकेले रहने दे। ठीक है, तू मुझे नहीं बताना चाहता तो मत बता, लेकिन दादू को तो बताएगा। मैं चला दादू के पास, अब वही तुमसे सच उगलवाएंगे। अहम तुरंत ही सोफे पर उठकर बैठ गया और बोला, क्यों तू पीछे पड़ा है यार? बेकार में दादू को टेंशन देगा। ठीक है, मैं ही बताता हूँ। मिनिस्टर ने मना कर दिया मोबाइल फैक्ट्री लगाने के लिए। ध्रुव चौंकता हुआ बोला, क्यों? क्योंकि हम जिस लैंड पर फैक्ट्री लगाएंगे वो जमीन उपजाऊ है, ऐसा मिनिस्टर ने कहा, और उसे बंजर घोषित करके एनओसी देने के लिए 350 करोड़ मांग रहा था, ताकि जिनकी वो जमीन है उन्हें कॉम्पनसेशन दे सके। वाह रे मिनिस्टर, मैं मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि वो पथरीली जमीन जिस पर पिछले 100 सालों से खेती नहीं हुई है, वो अचानक उपजाऊ कैसे हो गई? सीधे सीधे नहीं बोल सका, घूस चाहिए उसे। छोड़ना, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि 250 करोड़ में डील फाइनल करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 300 करोड़ देने वाला क्लाइंट उनके पास ऑलरेडी है। ध्रुव आश्चर्य से बोला, उस जमीन के लिए 300 करोड़? कौन है वो जो अहम के बिजनेस के आड़े आ रहा है? लीना गीत के साथ क्या करने वाली है? तीसरी मंजिल के कमरे में कौन था? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम मायूस आवाज में बोला, छोड़ना, मैंने मना कर दिया। मैंने 250 करोड़ में डील फाइनल करने को कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑलरेडी उनके पास 300 करोड़ देने वाला क्लाइंट है। ध्रुव आश्चर्य से बोला, उस जमीन के लिए 300 करोड़? कौन है जो हमारी कंपनी में अपनी टांग अड़ा रहा है? और कौन होगा? वही रंजीत सेठी। रंजीत सेठी? वो कब से इस धंधे में उतर गया? वो तो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट वाली कंपनी में ही खुश था। कहीं वो अपनी भड़ास तो नहीं निकाल रहा है? हाँ, अपनी बेइज्जती की भड़ास ही निकाल रहा होगा। मुझे नहीं लगता उसे मोबाइल बिजनेस में उतरना है, लेकिन उस जमीन को खरीदना चाहता है ताकि हम वहाँ पर अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकें। तभी ध्रुव बोला, लेकिन उसे ये बात कैसे पता चली कि हम न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे अलावा किसी को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अहम बोला, कोई तो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ध्रुव बोला, अब क्या करना है? हम रंजीत सेठी को जीतने नहीं दे सकते। अहम मुस्कुराते हुए बोला, मैं वही सोच रहा था कि रंजीत सेठी को मैं कैसे जीतने दे सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। उसके बाद रंजीत ऐसा बर्बाद होगा कि दोबारा मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या? अहम मुस्कुराया और बोला, सरप्राइज है, इसे सरप्राइज ही रहने दे। ध्रुव बोला, ठीक है, अगर तू कह रहा है तो जरूर तूने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तभी अहम ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी तो तुरंत उसने अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा, रॉकी को आज क्या हुआ है? जब से आया हूँ तब से वो 4-5 बार भौंक चुका है। डॉली बोली, साहब वो गीत दीदी गई थी रॉकी के सामने, तभी से भौंक रहा है। अहम तुरंत ही गुस्से में बोला, क्या करने गई थी वो तीसरी मंजिल पर? वहाँ उसका क्या काम? साहब मैंने भी दीदी से यही पूछा तो उन्होंने कहा कि वॉशरूम ढूंढ रही थी। अहम गुस्से में बड़बड़ाया, ये समझती क्या है अपने आप को? आने दो उसे कल, अगली बार वो भूल जाएगी कि बिना परमिशन के घर में यहाँ वहाँ घूमना कितना खतरनाक होता है। ध्रुव आश्चर्य से बोला, अहम, गीत कहीं वो एक्सीडेंट वाली लड़की तो नहीं जिसके बारे में तूने बताया था? अहम सर हिलाता हुआ बोला,
हाँ यार, वही बदतमीज। मैं उसे इसीलिए झेल रहा हूँ क्योंकि दादू को वही चाहिए सेवा करने के लिए, नहीं तो अभी तक उसकी बदतमीजी की सजा मिल चुकी होती उसे। लेकिन अब नहीं, कल देखो मैं उसका क्या हश्र करता हूँ। अहम का गुस्सा देखकर ध्रुव बोला, आराम से यार, कभी कभी तुम्हारा गुस्सा देखकर डर लगने लगता है, खासकर लड़कियों के लिए। गुस्से में कुछ गलत मत कर देना कि बाद में पछताना पड़े। अभी मुझे जाना होगा, कुछ काम है, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ, कुछ गलत मत करना प्लीज। उसे समझाकर ध्रुव वहाँ से चला तो गया, लेकिन अहम की आंखों पर चढ़ा लड़कियों के लिए नफरत का पर्दा इतना जल्दी कहाँ उतरने वाला था। वो तो गीत को किसी भी हालत में छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वहीं गीत इन सब बातों से अनजान अपनी बस्ती पहुंची। लीना भी उसका पीछा करते हुए बस्ती तक पहुंच चुकी थी। उसने वहां गीत का घर भी देख लिया था, लेकिन आसपास की गंदगी देखकर उसका घर के पास जाने का इरादा बदल गया। वह वापस तो जरूर लौट आई, लेकिन गीत के प्रति उसका इरादा नहीं बदला था। उसने गीत को सबक सिखाने की ठान ली थी। वहीं गीत को देखते ही जूली बोली, गीत, योगेंद्र की कुछ खबर मिली? नहीं मासी, मैंने ढूंढने की कोशिश की। मुझे शक है कि तीसरी मंजिल के एक कमरे में वही रहता है, लेकिन वहाँ अंदर डॉग बंधा हुआ था, इसीलिए मैं नहीं देख पाई कि वो योगेंद्र ही था या नहीं। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि उस कमरे में वही होगा, लेकिन संभाल कर रहना वहाँ। मासी, आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा मुझे। आप देखिएगा कैसे कल वो डॉगी मेरे इशारे पर नाचेगा। इतना कहकर वो कमरे के अंदर फ्रेश होने के लिए चली गई। जूली भी अपने काम में व्यस्त हो गई। अगले दिन गीत थोड़ा लेट अहम के घर पहुंची। वह जानती थी कि अहम 10 बजे तक घर से निकल जाता है और वह उसका सामना नहीं करना चाहती थी। घर के अंदर जाते ही गीत ने देखा कि वहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने नौकरानी को पुकारा, डॉली, लेकिन डॉली ने आवाज नहीं दी। वह हैरानी पूर्वक बोली, ये कहाँ चली गई है? घर में वो दिख क्यों नहीं रही है? ऐसा सोचते हुए वो सीढ़ियों से चढ़कर दादू के कमरे की तरफ बढ़ी और उसने एक बार किचन में भी झांक कर देख लिया था, लेकिन डॉली वहाँ भी नहीं दिखी। वह खुद से बोली, लगता है आज डॉली की छुट्टी है, दादू भी अपने कमरे में ही लेटे होंगे। यही सही मौका है योगेंद्र को ढूंढने का। उसने एक नजर चारों तरफ डाली और फिर किचन से कुत्ते को खिलाने वाला बिस्किट लिया और तेजी से तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वह कमरा सीढ़ी के पास ही था। कल की तरह उस कमरे में लाइट जली हुई थी और कुछ खटपट हो रही थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। गीत ने दरवाजे के बीच से लगातार 2 बिस्किट अंदर की तरफ डाले और भागने के लिए तैयार खड़ी रही, लेकिन अंदर से कुत्ते के बिस्किट चबाने की आवाज आते ही गीत ने मान लिया कि कुत्ता अब शांत हो चुका है। उसने धीरे से दरवाजे को खोला। दरवाजा खुलते ही उस डॉगी ने तेजी से झपट्टा मारा। गीत डर के मारे एकदम से कमर के बल नीचे गिर पड़ी। आज डॉगी बंधा हुआ नहीं था, वह गीत को काटने की कोशिश करने लगा। गीत ने खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर पैरों से उसे धक्का दिया और सीढ़ियों की तरफ भागी। वह सीढ़ी तक पहुंची ही थी कि कुत्ते ने एक बार फिर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन तब तक अहम उस कमरे से बाहर निकला और उसने कुत्ते को पकड़ लिया। लेकिन कुत्ते के झपट्टे मारने के कारण गीत खुद को संभाल नहीं पाई और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए दूसरी मंजिल पर जा गिरी। उसे पूरे शरीर पर काफी चोटें आई थी। शुक्र ये था कि उसका सर नहीं फटा था। उसी समय अहम कुत्ते के साथ नीचे आया। कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंक रहा था। गीत फर्श के बल लेटी हुई थी। अहम ने बिना उस पर दया दिखाए घूरते हुए कहा, अगर मैं सीढ़ियों पर गिरने से बचा सकता हूँ तो सीढ़ियों से नीचे गिराना भी आता है मुझे। गीत अचानक फफक कर रो पड़ी। उसी समय दादू की गुस्से से भरी आवाज अहम के कानों में सुनाई पड़ी, अहम! क्या दादू अहम को सजा देने वाले हैं? क्या इतना कुछ होने के बाद गीत वहाँ सेवा के लिए वापस रुकने के लिए राजी होगी? अहम के दिमाग में रंजीत को मात देने के लिए आखिर कौन सा नया आइडिया आया है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी प्यार या तकरार।
सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। गीत के रोने के साथ ही दादू की गुस्से से भरी आवाज भी अहम के कानों में सुनाई पड़ी। अहम ने पलट कर देखा तो दादू अपने कमरे के दरवाजे पर ही खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। वो समझ गया था कि अब उसे डांट पड़ने वाली है। तभी दादू ने सख्त आवाज में कहा, खड़े होकर देख क्या रहे हो, उठाओ उसे। गीत को इतनी चोटें आई थी कि उसके लिए दर्द सहन कर पाना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने किसी तरह से खुद को कंट्रोल कर रखा था। दादू के कहने पर अहम ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अपना हाथ दो। लेकिन गीत खुद से उठने की कोशिश करने लगी। अहम को वहाँ चुपचाप खड़ा देखकर एक बार फिर से दादू ने उसे डांटते हुए कहा, देख क्या रहे हो, सहारा दो उसे। गीत ने रुंधे गले से कहा, रहने दीजिए दादू, कल को यही हाथ फिर से धक्का दे देंगे, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। अहम भले ही गीत पर गुस्सा था, लेकिन उसे रोता देख कहीं न कहीं उसे लगने लगा था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि गीत सीढ़ी से गिर जाएगी, बस डराना चाह रहा था उसे। गीत ने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ाकर गिरने लगी। तब अहम ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया। अगले ही पल गीत ने उसके हाथ को झटकते हुए कहा, मैंने पहले भी कहा है तुमसे, तुम्हारी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। अब तक दादू भी गीत के पास आ गए थे। उन्होंने गीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ बेटा। फिर वो अहम की तरफ देखते हुए कड़क आवाज में बोले, तुम भी आओ मेरे कमरे में, अभी। गीत दादू के साथ कमरे में गई और सोफे पर बैठ गई। अहम भी पीछे पीछे दादू के कमरे में गया और दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। दादू ने बिस्तर पर बैठते हुए गीत से कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। गीत मना करती हुई बोली, नहीं दादू, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। दादू फिक्रमंद अंदाज में बोले, क्यों नहीं है जरूरत, सीढ़ी से गिरी हो तुम, उन्हें एक बार जांच कर लेने दो, कहीं ब्लड क्लॉटिंग हुई हो। गीत फिर भी मना करती हुई बोली, दादू कुछ नहीं हुआ है मुझे, बस हल्का दर्द है, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। अब दादू अहम की तरफ मुड़े और ऊंची आवाज में बोले, तुम अभी तक घर में क्या कर रहे हो? अहम धीमी आवाज में बोला, दादू वो। दादू ने बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, मेरी बातें ध्यान से सुनो। ये घर ना ही तुम्हारी कंपनी है और ना ही गीत तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय। अगली बार अगर मैंने गीत के साथ तुम्हें बदतमीजी करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी गीत बोली, गलती इसकी नहीं है दादू, दरअसल कुछ लोग अभी भी लड़कियों को पुराने नजरिए से देखते हैं। एक के गलत होने पर दुनिया को गलत समझने लगते हैं। उसने इनडायरेक्टली अहम को ही ये बातें सुनाई थी। अहम को उसकी बातें बुरी लगने के साथ साथ दिल को भी छू गईं। वह भी जानता था कि उससे गलती हुई है। तभी दादू बोले, गीत से माफी मांगो। गीत तुरंत बोली, दादू क्या कर रहे हैं आप, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दादू बोले, जरूरत है, ये भले ही बड़ी कंपनी का मालिक हो, लेकिन इसे सीखना जरूरी है कि कितने भी बड़े आदमी बनो, लेकिन दूसरों की रिस्पेक्ट करना सीखो, और खास कर महिलाओं की। वो किसी की गुलाम नहीं होती, तो उसके साथ गुलामों की तरह का व्यवहार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अहम दादू के सामने खड़ा होकर ऐसे डांट सुन रहा था जैसे कोई 10 साल का बच्चा सुनता है। दादू के कहने पर अहम ने गीत की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, सॉरी। गीत ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसने दादू से कहा, दादू आप ठीक तो है ना, आज मैं घर जाना चाहती हूँ। दादू बोले, ठीक है जाओ, अहम तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं दादू, मैं खुद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, अहम तुम्हें घर छोड़ देगा। अब तुम ना नहीं करोगी। अहम जाओ, गीत को उसके घर छोड़ दो। फिर वो गीत से बोले, बेटा अगर ये तुमसे बदतमीजी करे तो तुम बेहिचक मुझे बता सकती हो। गीत ने सिर्फ सर हिलाया और दादू के कमरे से बाहर निकल गई। अहम भी उसके पीछे चल दिया। घर से निकलने के साथ ही अहम ने आगे बढ़कर अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला। गीत ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ गई। अहम ने गाड़ी स्टार्ट की और घर से निकल गया। गाड़ी मेन रोड पर रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन अंदर बस खामोशी सी छाई हुई थी। ना ही अहम कुछ कह रहा था और ना ही गीत कुछ बोल रही थी, लेकिन अहम को न जाने क्यों अंदर ही अंदर एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसे आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई गलती कर दी है, जिसका उसे एहसास भी था।
लेकिन उसे माफी नहीं मिली। कुछ देर तक वह मन ही मन सोचता रहा कि वह क्या कहे, और फिर अचानक ही बोल पड़ा, आई एम सॉरी। गीत चुपचाप शांत भाव से सामने की रोड को देखती रही। उसका कोई जवाब ना सुनकर अहम को चिढ़ होने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, अजीब लड़की है, मैं सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन ये चुप है। अब क्या इसके सामने उठक बैठक करनी पड़ेगी मुझे? कोई बात नहीं, देखता हूँ एक बार और कहकर। उसने गीत की तरफ देखा और थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मैं कह रहा हूँ आई एम सॉरी, माफ कर दो, मैं बस डराना चाहता था तुम्हें, सीढ़ियों से गिराने का कोई इरादा नहीं था मेरा। गीत अब भी चुप रही। गाड़ी बस्ती में पहुंच गई। गाड़ी रुकते ही गीत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही। वह गुस्से में बोली, गेट खोलो, तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी मैं गेट नहीं खोलने वाला। गीत अब बिल्कुल शांति से बैठ गई। अहम का धैर्य जवाब दे गया। वह गुस्से में बोला, चाहती क्या हो तुम? एक बार तो बोल सकती हो कि तुम्हें माफ किया। अब क्या उठक बैठक करूं तुम्हारे सामने, तब माफ करोगी? तब गीत ने घूरते हुए अहम की तरफ देखा और कहा, माफी दिल से मांगी जाती है मिस्टर कपूर, लेकिन ये बात तुम जैसे बिजनेसमैन को कहाँ समझ आएगी। एक बात और, तुम्हें नफरत है ना लड़कियों से? तो एक बात जान लो मिस्टर कपूर, गंदगी सब जगह होती है, अंदर भी और बाहर भी। बाहर तो हम गंदगी को साफ करते हैं या उसे ढक देते हैं, लेकिन अंदर जो गंदगी है ना, वो ढकी हुई रहने पर भी ढकी नहीं रहती। अगर बिजनेस से समय मिले तो कभी सेल्फ एनालिसिस करना। इतना कहते हुए उसने खुद से ही बटन ऑन करके गाड़ी का गेट खोला और बाहर निकल गई। अहम बस उसे जाते हुए एकटक देखता रहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह लड़की एलियन हो, किसी दूसरे ग्रह से आई हो। वह बार बार उसे गलत साबित कर रही थी। अहम ने जो लड़कियों को मापने का पैमाना बनाया था, गीत उसमें अभी तक कहीं भी फिट नहीं हुई थी। गीत अहम के नजरों से ओझल हुई ही थी कि तभी अहम के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन देखते ही अहम के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर क्या है उस नोटिफिकेशन में? क्या आज के इंसिडेंट के बाद अहम का गीत के प्रति नजरिया बदलने वाला है? ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आप सुन रहे हैं अहम और गीत की अनोखी कहानी, प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। अहम गीत को जाते हुए देख ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। अहम ने अनमने ढंग से नोटिफिकेशन की तरफ देखा, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल की न्यूज थी जिसमें लिखा था, रेड रोज फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद 4 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। चेहरे पर हुई थी जलन की समस्या। वह घबराया हुआ खुद में बड़बड़ाया, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तुरंत ही ध्रुव को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही अहम हैरान होते हुए बोला, ध्रुव क्या है ये सब, क्या हो रहा है? सॉरी यार, हमारे पास 2 घंटे पहले ही ये न्यूज आ गई थी और हम। अहम ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, क्या? और तुमने बताया नहीं मुझे अब तक? पता है ना इस न्यूज के कारण हमारे प्रोडक्ट के सेल्स पर क्या असर पड़ेगा? मैं न्यूज को रोकने की कोशिश में ही लगा हूँ। तुम छोड़ो, वो मैं संभाल लूंगा। तब तक तुम ये पता करने की कोशिश करो कि ये हुआ कैसे। इतनी सारी टेस्टिंग के बाद जलन की समस्या क्यों हो रही है? हॉस्पिटल जाके पता करो। हाँ, मैं पता करता हूँ। अहम ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर वह कुछ सोचता हुआ खुद से बोला, प्रोडक्ट लॉन्च के 3 दिन हो चुके हैं। अभी तक तो हमारा प्रोडक्ट हजारों लोगों के पास पहुंच गया होगा। फिर सिर्फ 4 महिलाओं को ही ये समस्या क्यों हो रही है? कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं छुपी हुई है? वह ऐसा सोचते हुए बस्ती से वापस घर की तरफ मुड़ गया। और वहीं दूसरी तरफ गीत को घर में देखते ही जूली हैरान होकर बोली, क्या हुआ गीत, आज इतने जल्दी वापस आ गई? गीत नजरें नीचे झुकाए एक चारपाई पर बैठ गई और बोली, कुछ नहीं मासी, बस थोड़ी थकावट हो रही थी, इसीलिए आ गई। उसने अपने माथे की चोट को जूली की नजरों से छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वह चोट छुप नहीं पाई। जूली उसके करीब बैठी और शांत भाव से बोली, गीत, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी एक मासी होने के नाते मुझसे बात कर सकती हो। तुम्हारे माथे की चोट बता रही है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। अहम ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? गीत अपने हाथों से चोट को ढकने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं मासी, मैं सीढ़ियों से गिर गई थी।
कुछ नहीं हुआ है मुझे, जूली उसकी आंखों में देखती हुई बोली। सीढ़ियों से गिर गई थी या किसी ने धक्का दिया था तुम्हें? गीत चुप हो गई। मैं जानती थी कि कपूर फैमिली नहीं सुधर सकती। उनके खून में ही लोगों को चोट पहुंचाना लिखा है, इसीलिए मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर रहने को कहा था। नहीं रह सकती मासी, अगर डैड की बात नहीं होती तो मैं अहम के घर कदम भी नहीं रखती, लेकिन अब मुझे मजबूरन वहाँ जाना पड़ेगा। बातें करते हुए उसने टीवी स्टार्ट किया और सामने न्यूज पर वही खबर आ रही थी। रेड रोज फेयरनेस क्रीम यूज करने के बाद 4 महिलाएं अस्पताल में भर्ती। चेहरे पर जलन की हुई थी शिकायत। धीरे धीरे बिगड़ने लगी तबीयत। जूली न्यूज को देखते हुए बोली, लो देख लो कपूर इंडस्ट्रीज का एक और कारनामा। ये बिजनेसमैन पैसों के लिए न जाने किस हद तक गिरेंगे। कहते हुए वो गीत के पास से उठी और किचन की तरफ बढ़ी। गीत न्यूज को देखती हुई बोली, मुझे मालूम था कि ऐसा ही कुछ होगा। उसी समय घर के दरवाजे पर से ताली बजने की आवाज आने लगी। गीत ने उस तरफ देखा तो वहाँ अहम को खड़ा पाया, जो चेहरे पर मुस्कुराहट लिए तालियां बजा रहा था। गीत तुरंत चारपाई से खड़ी हुई और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा ना माफी नहीं मिलेगी। अहम मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुमसे माफी मांगने नहीं आया हूँ, तुम्हें बधाई देने आया हूँ कि तुम अब एस्ट्रोलॉजर भी बन गई हो। गीत आश्चर्य करते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हो? अहम टीवी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ गीत से बोला, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि जिस फेयरनेस क्रीम का मालिक होकर भी मैं रिजल्ट के बारे में कंफर्म नहीं था, उसके बारे में तुम्हें पहले से पता था कि रिजल्ट क्या होगा, राइट? गीत हैरान होकर बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम? अब की बार अहम गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। उसने गीत का हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे घर से बाहर निकाला। गीत चिल्लाती हुई बोली, अहम अहम हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन अहम उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। जूली ने जब गीत की आवाज सुनी तो तुरंत किचन से बाहर निकली, लेकिन गीत ने इशारे से उसे बाहर आने से मना कर दिया। अहम उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी के पास ले गया और बोला, तुम चाहती क्या हो? क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा, उसी का बदला ले रही हो ना तुम? गीत भी अहम पर खींचती हुई बोली, देखो मुझे तुम्हारी बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है, मुझे जाने दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। हाँ, रिपोर्टर तो बुला ही दिए हैं तुमने, अब सिर्फ पुलिस ही बाकी है। गीत को समझ नहीं आ रहा था कि अहम कहना क्या चाह रहा था। वह बोली, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। पहले अपनी गलतफहमी दूर करो, फिर मुझे किसी बात के बारे में दोष देना। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। वो चारों महिलाएं जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पता है कहाँ की है? इसी बस्ती की। और जब उन महिलाओं से मेरे दोस्त ध्रुव ने बात की तो उन्होंने बताया कि पैसे देकर उन्हें ऐसा करने को कहा गया था। और पता है उन लोगों ने किसका नाम बताया? गीत हैरानी भरी निगाहों से अहम को देख रही थी। अहम ने गुस्से में कहा, तुम्हारा नाम लिया उन लोगों ने, तुम्हारा नाम। गीत भी एकदम से शॉक्ड हो गई और बोली, मैं क्यों करूंगी ऐसा? वो महिलाएं गलत बोल रही हैं। अहम गुस्से में बोला, गलत वो नहीं, गलत मैं था तुम्हारे बारे में। मैं लड़कियों से नफरत करता हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सभी एक जैसी होती हैं, ऐसा लगता था मुझे। लेकिन तुम्हें देखने के बाद कभी कभी लगता था कि तुम उन सब से अलग हो, लेकिन गलत था मैं। तुम भी नफरत के ही लायक हो। मैं चाहूँ तो अभी पुलिस बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं दादू को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता। इसीलिए मेरी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि तुम कल से मेरे घर नहीं आओगी। मैं अपने घर में तुम्हारी परछाई भी नहीं देखना चाहता। गीत एकदम से चौंकती हुई बोली, नहीं अहम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें सच नहीं पता है। क्या है असली सच? क्या अहम का घर गीत के लिए बंद हो जाएगा? अहम अपनी कंपनी को बचाने के लिए आखिर क्या करेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए प्यार या तकरार, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।